बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स के ऑक्सफोर्ड सीरीज़ के बुक 3 से चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। मैं आपका मेंटर रब्लुआस मल्ला, लेक्चरर IB कम्युनिटी कॉलेज नौशहर फेरोज। सबसे पहले हम सब टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। हमारी सबसे पहली सब टॉपिक है 1.1 वेरिएबल है, जिसको हम डिस्कस करने जाएंगे। उसके बाद कांस्टेंट है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन है, डिग्री है, वेरिएबल है, उसके साथ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल की सब टॉपिक्स हमारे पास मौजूद हैं और इनके साथ ही इनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम डिस्कस करने जाएंगे कि ये वेरिएबल क्या चीज़ है और वेरिएबल किस तरीके से डेली लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल की जो डेफिनेशन है, वेरिएबल इन अलजेब्रा अ सिंबल यूजुअली अ लेटर स्टैंडिंग इन फॉर अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू इन द इक्वेशन। ठीक है। कॉमनली यूज्ड वेरिएबल्स इंक्लूड एक्स एंड वाई। यानी हम अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं शॉर्टेस्ट डेफिनेशन के बिहाफ पर कि वेरिएबल उसे कहा जाता है जो चेंज हो। अब अगर हम उनको रियल नंबर में लोकेट करना चाहें तो एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वेरिएबल है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम जेड उसका नाम दे देते हैं। इसी तरीके से टाइम को टी से और आर को एज अ रेडियस एंड एस फॉर आर्क लेंथ के तरीके से हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन लें तो चेंजेबल थिंग्स आर कॉल्ड वेरिएबल। तो अब आप डेली लाइफ में अपनी देखें कि कितनी चीज़ें हैं जो डेली चेंज होती हैं। सबसे पहले तो हम अपने आप पर एग्जांपल लें तो एज ऑफ द मैन और ह्यूमन बीइंग, वो क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है। आप दरख्त हैं, वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। पौधे लगाते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे टाइम कंज्यूम करके वो एक दरख्त बन जाते हैं। यानी इसका मकसद हुआ जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, इवन टाइम है, अभी आपका जो टाइम है 1 घंटे के बाद वो डिफरेंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी टॉपिक है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है A constant is a value or number that can never change in an expression। यानी कांस्टेंट उसे कहा जाता है जो एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होता। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं वो 36 और 82 के दिए हुए, इनके बहुत सारे अकसाम हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जिस रूम में आप बैठे हुए हो ये भी एक फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, फिक्स लेंथ है इसकी, फिक्स हाइट है। यानी अगर मैं इसको यूं कहूँ कि आने वाले 10 सालों में ये रूम ऐसा ही रहेगा तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से जो आपका पीसी है, आने वाले 10 सालों के बाद भी ये ऐसा ही रहेगा, इसकी विड्थ लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो इसका एक्चुअली जो थीम है वो ये है कि ऐसी चीज़ जो चेंज ना हो। जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये चेंज नहीं होता। ग्रेविटी है, ये चेंज नहीं होती। एक्सीलरेशन है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है। तो ये इनके कांस्टेंट के डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। हमने क्या किया है, एक नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है कि एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन होता है, इक्वेशन कैसे डिफाइन होती है, वेरिएबल क्या है, टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट से ऊपर की तरफ जाते हैं। पहले हम आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसके बाद कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे आप 82 को देख लें, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। उसके बाद जब किसी के पास वेरिएबल होता है तो लाजमन उनके पास कोफिशिएंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं m है, ये वेरिएबल है, 7 उसका क्या है? कोफिशिएंट है। तो इससे दो चीज़ें मिली कि वेरिएबल के आगे क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। तो हम इस पूरे को क्या कहेंगे? 7m को वेरिएबल ही कहेंगे या इनको टर्म कहेंगे। उसके बाद 36 अगेन ये वेरिएबल कांस्टेंट है, लेकिन इस सिंबल की वजह से ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल एज ए इक्वेशन कहलाएगा। उसके बाद हम आते हैं 9x। अब x क्या है? वेरिएबल है, लेकिन -9 इसका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर हम 9x को काउंट करें तो ये टर्म हो जाएगा।
इसी तरीके से 52x² है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों में हमने वेरिएबल कांस्टेंट को आसानी से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है जो चेंज हो, जिसके बाद यानी अगर वेरिएबल को यूं डिफाइन किया जाए कि ए से लेकर जी तक जितने भी वेरिएबल आते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं, वो सारे वेरिएबल हैं, तो गलत नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन पर। एक्सप्रेशन इक्वेशन में अगर मैं इसको यूं डिफाइन करूं कि फेरेज और सेंटेंस, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फेरेज से कुछ माना नहीं निकलती, मतलब नहीं निकलता। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मैं कह दूं 2+3। अब 2+3 का हमें ये तो मालूम है कि ये 5 है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये जो 5 आंसर आएगा ये किसी की विड्थ है, हाइट है, लेंथ है, डेप्थ है, कुछ नहीं मालूम। इसी तरीके से 3 - x/2 भी सेम एक्सप्रेशन है, इससे भी कोई मकसद नहीं निकलता। लेकिन हम जब नीचे आते हैं 3 - x/2 = 9 में, तो आप इसकी सॉल्यूशन देख सकते हैं। इनकी सॉल्यूशन है -2 - x/2 = 6। ये 6 क्यों आया? कैंसिलेशन लॉ के तहत ये पॉजिटिव 3 है। जब इसको कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे 9 में, तो 9 में से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएंगे। अगेन कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल करेंगे, ये 2 डिवाइड हो रहे हैं, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। अब इस माइनस साइन को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई किया तो x का एक वैल्यू मिला, x का यहां पर x वैल्यू मिला कोई भी। अब वो नहीं मालूम कि वो क्या चीज है, लेकिन ये पता है कि ये वैल्यू है इसका। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 में भी सेम स्ट्रेटेजी यूज है, लेकिन इस और इस प्रॉब्लम में ये फर्क है, वहां पर = 9 है और इसमें 0 है। तो इसका आंसर ये 3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल एंड 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या किया है, इन इक्वेशन एक्सप्रेशन को एक ही जगह रख दिया है। जैसे ये आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में जो रेड कलर शो कर रहा है, ये कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं सिर्फ 4x - 7 लिख दूं, अब मैं पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे एक्सप्रेशन है, क्योंकि इससे मतलब नहीं निकलता कि ये क्या है, क्या करने जा रही थी, कोई है क्या, इसकी मीनिंग क्या होगी, जस्ट एन एक्सप्रेशन है। उसके बाद अगर जैसे ही मैंने इस पर = 5 लिख दिया, अब ये पूरी मीनिंग दे रहा है कि यहाँ x का वैल्यू मिल रहा है हमें। अब अगर इन चीजों को सेपरेटली पढ़ेंगे, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है 4x - 7 एंड 5, इनको सेपरेटली पढ़ेंगे तो ये टर्म्स कहलाएंगे। अगर अलग पढ़ेंगे तो ये टर्म हो गए, यानी 4x, यानी अगर मैं कहूं इसको 4x क्या है तो आप कहेंगे टर्म है। अगर मैं कहूं 7 क्या है तो आप कहेंगे टर्म है। अगर कहूं 5 क्या है तो आप कहेंगे टर्म है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं डिग्री। अब डिग्री को जब डिफाइन करेंगे तो हमारे पास 2 किस्म की चीजें जहन में आएंगी कि वेरिएबल एक हो और वेरिएबल एक से ज्यादा हो। तो सबसे पहले तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहां पर ये जो डेफिनेशन है ये सिंगल वेरिएबल के मुताबिक है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर आप 1 और 2 में आसानी से देख सकेंगे, ठीक है ना, कि अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका हाईएस्ट पावर क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री के। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं इनमें 3 टर्म्स यूज हुए, x है, x² है, x³ है। तो इन तीनों टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट पीपीटी में दिखाऊंगा भी कि ये 3 ही है, तो हम क्या कहेंगे कि डिग्री इज 3। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं टर्म्स कितने यूज हैं, ये एक टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इन 4 टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 7 है। तो हम 7 को क्या कहेंगे, इस टर्म्स का जो हाईएस्ट पावर है 7 है। तो इस टर्म की वजह से इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। इसी तरीके से ये 2 एग्जाम्पल में 1 वेरिएबल यूज नहीं हुआ। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब हम डिग्री को डिफाइन करेंगे तो डिग्री की डेफिनेशन एक वेरिएबल के हिसाब से ये होगी कि जो हाईएस्ट पावर होगा उस वेरिएबल का वो डिग्री होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुए हों, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसमें x और y यूज हुआ है, इसमें भी x और y यूज हुआ है, लेकिन इसमें x और z यूज हुआ है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में
3 वेरिएबल यूज हुए हैं। तो जब 3 वेरिएबल यूज होंगे तो उनके पावर 8 हो जाएंगे। जैसे कि 5 + 1 कितना हुआ 6। तो इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री सिर्फ इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 6 है। इसकी 4 + 1 5 है, इसकी 2 + 1 3 है, इसकी 1 + 7 8 है। तो इस टर्म की जो डिग्री है 1 + 7 8 बन रही है, और इसकी वजह से इस पूरे टर्म यानी पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री काउंट हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। यानी अगर किसी भी टर्म में एक ही की वेरिएबल की डिग्री ज्यादा हो तो वो पूरे एक्सप्रेशन पर हावी होगा। इसी तरीके से आप एग्जांपल नंबर 4 को देख सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि ये इसकी डिग्री 9 होगी। देखिए चेक करते हैं वेरिएबल कितने यूज हुए, 3 यूज हुए। अब ये 2 + 1 3 + 1 4, इस टर्म की डिग्री 4 है। इसकी ये 2 है, 4 + 2 6 + 3 9। इसी तरीके से 2 + 1 3 + 1 4 एंड 1 + 7 ये 8। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो ये टर्म है इसकी जो डिग्री बन रही है ये 9 बन रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये 9th डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। उसके बाद ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि जैसे मैंने डिग्री को डिफाइन किया था कि हाईएस्ट पावर तो इसकी 3 है, इसकी 7 है, इसकी 8 है और इसकी 9 है। तो ये उसकी डिग्री का आंसर था जो मैंने पिछली शीट में आपको समझाया था। उसके बाद हम आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पर। एक्चुअली ये तीनों टर्म्स हैं, ठीक है, जो अलजेब्रा में यूज होते हैं। अलजेब्रा इसके बगैर अधूरी है। अब मोनोमियल का ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। एक होता है मोनो और दूसरा होता है, यानी अगर मैं पेन यूज करके थोड़ा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, अगर मैं कहूं मेरे पास है मोनोमियल तो मोनो, जस्ट मोनो लैटिन वर्ड है जिसका मकसद क्या है, सिंगल, ठीक है। उसके बाद नोमियल किसे कहते हैं, ट्रम को, यानी जिसके पास एक ट्रम हो। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कह दूं मेरे पास है 4, ये क्या है, ट्रम है, इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। अब ये ट्रम तो है लेकिन ये ट्रम कौन सा है, ये लीनियर है। अगर मैं मिसाल के तौर पर और सिंपल कर देता हूं, इसके साथ रखता हूं x, तो x का पावर कितना हुआ 1। तो इस 1 के बिहार पर हम इसको क्या कहेंगे कि ये मोनोमियल तो है लेकिन कौन सा मोनोमियल है, लीनियर है। अगर मिसाल के तौर पर मैं एक दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं 4x², ठीक है। अब ये भी मोनोमियल है लेकिन इस और इस मोनोमियल में क्या फर्क है, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका पावर कितना है, 2 है। इसी तरीके से मोनोमियल लीनियर भी होता है, मोनोमियल क्वाड्रेटिक होता है, मोनोमियल क्यूबिक होता है। इसी तरीके से मोनोमियल हाईएस्ट पावर भी हो सकता है, जैसे मल्टीनोमियल के जैसे कहते हैं, या जैसे मैं मिसाल के तौर पर यूं कह दूं कि 4x⁻10 ये 10th ऑर्डर मोनोमियल है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 10 है, ठीक है। ये है क्या, मोनोमियल। क्यों मोनोमियल है, एक की टर्म है लेकिन इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 10 है। इसी तरीके से जब हम बाइनोमियल की बात करेंगे तो बाय कहते हैं 2 को, यानी 2, और नोमियल कहते हैं ट्रम को, यानी कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो। अब वो सेम तरीके से जैसे मैंने मोनोमियल को एक्सप्लेन किया, वो बाइनोमियल में भी हम ऐसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर a + b, ये हमारा बाइनोमियल है, 2 टर्म्स आ गए। अब ये 2 टर्म्स लीनियर भी हो सकते हैं, 2 टर्म क्वाड्रेटिक। अगर लीनियर आ गए तो हम कहते हैं बाइनोमियल है लेकिन लीनियर है। अगर मिसाल के तौर पर ये हम इसको +c कर देते हैं या इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये बाइनोमियल तो है लेकिन क्वाड्रेटिक है। अगर इसका पावर 3 आ जाए तो बाइनोमियल तो होगा लेकिन क्यूबिक होगा। इसी तरीके से जब हम ट्राइनोमियल की बात करेंगे उसी में भी सेम टर्म्स आएंगे, यानी ट्राई मीन्स 3 एंड नोमियल मीन्स ट्रम। तो ट्राइनोमियल कैसे एक्सप्लेन होगा, जैसे आप समझ सकते हैं कि जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर x² है प्लस x है एंड -(-1). अब ये ट्राइनोमियल है।
इसमें 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स है एंड 1 है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये ट्राइनोमियल तो है लेकिन इक्वेशन या एक्सप्रेशन कौन सी है, तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक है। अब लीनियर ट्राइनोमियल भी होता है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी होता है, क्यूबिक ट्राइनोमियल भी होता है। फर्क इसमें क्या आ जाता है, इसमें पावर का फर्क आ जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें, एग्जाम्पल नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ये बाइनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक है। अब बाइनोमियल तो समझ में आ गई कि ये इसके 2 टर्म्स हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं ये है लीनियर मोनोमियल। मोनोमियल तो समझ में आ गया, लीनियर क्यों है, क्योंकि ए का हाईएस्ट पावर 1 है। तो तीसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये है क्वाड्रेटिक मोनोमियल। मोनोमियल तो समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक से क्या मुराद है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 में ये बाइनोमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप चेक कर सकते हैं कि ये क्यूबिक है। ये क्यूबिक इसने क्यों कहा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, लेकिन इसमें टर्म कितने यूज हुए, 4 यूज हुए, जिसकी वजह से इसने लिखा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 में ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, तो हमने क्या इसको नाम दे दिया, ये ट्राइनोमियल है। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों लिखा, इन तीनों की हाईएस्ट डिग्री चेक की तो हाईएस्ट डिग्री कहलाई ये 2, तो हम क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 में देखें तो ये सिर्फ एक ही टर्म है जिसको हम मोनोमियल कहते हैं लेकिन लीनियर है। और आखिरी एग्जाम्पल नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि ये क्यूबिक है। अब क्यूबिक मैंने क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, ठीक है। और ट्राइनोमियल क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स यूज हुए। तो इस यहाँ पर हमने ये कवर किया कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ये अलजेब्रा के अहम तरीन रूल होते हैं, जिसके बगैर अलजेब्रा है ही नहीं। तो इसमें लीनियर क्वाड्रेटिक का अहम रास्ता रसूख होता है। तो आज हमने ये चीज़ सीखी कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और उनके साथ साथ डिग्री और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और किसी फीडबैक के लिए, कुछ क्वेश्चन के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल लिख देता हूँ, आप उन पर अपने क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हैं। थैंक्स।